नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। राजकीय संग्रहालय में जन सामान्य मंच के बैनर तले आयोजित विचार गोष्ठी के दौरान पूर्व आईपीएस जुगल किशोर तिवारी ने नदियों को संस्कृति का अहम सूत्र बताया। उन्होंने कहा कि नदी है तब आगे आने वाली सदी है। नदियों को अगर संरक्षित नहीं किया गया तब आने वाले समय में संस्कृतियों का पतन होगा। इसकी चिंता आज से ही करनी होगी। उन्होंने देश के आर्थिक पहलुओं पर भी चिंता करने की जरूरत बताई। संयोजक डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने बीज प्रवर्तन करते हुए कहा कि भारत की दशा एवं दिशा समझने के लिए हमें देश के आध्यात्मिक विकास को भी समझना होगा। देश कई चुनौतियों से निपट कर आज तक यहाँ पहुंचा। इसके पहले मां सरस्वती के चित्र पर अतिथियों ने माल्यार्पण किया। अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान आचार्य हरिओम पाठक, डॉक्टर धीरेन्द्र त्रिवेदी, अशोक बिलगैया, राम नारायण उपाध्याय, वीरेंद्र कुमार त्रिवेदी, रविंद्र कुमार रावत, संत प्रकाश वर्मा, केपी पांडे, राम गोविंद तिवारी समेत अन्य मौजूद रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। के लिए इनका श्रेय हो। जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा था साहब वो सांसद जी को हम वो समर्पित करेंगे, क्योंकि सांसद जनप्रतिनिधि है और अच्छा भाव है कि झांसी की जनता को हम वो समर्पित करेंगे, क्योंकि परम पूज्य आचार्य जी महाराज जी जैसे लोगों की प्रेरणा से ये सारी चीजें संभव हो पाई हैं। अकेले कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है, लेकिन किसी ने इसको इनिशिएटिव लिया, किसी ने आगे बढ़ने का सोचा और उसकी भावना पवित्र थी, तो आप सब महापुरुषों का उसको सहयोग भी मिला। जन सामान्य मंच में आपने देखा होगा किस तरह के लोग हैं अभी जो यहाँ पर है। मैं पुलिस का सेवक, हमारे आदरणीय पांडे जी वरिष्ठ अधिवक्ता हाई कोर्ट के यानी विधि क्षेत्र से, मुझे आप प्रशासनिक क्षेत्र का व्यक्ति कह सकते हैं। जीवकांत झा साहब, उन्हें आप चाहे एक्टिविस्ट कहिए, चाहे स्वयं सेवी कहिए, चाहे पर्यावरणविद कहिए, हालांकि सब कुछ है उनमें। आदरणीय एसके सिंह साहब पत्रकारिता के। ये जो चार खंभे इकट्ठे हुए हैं, वैसे तो मीडिया को भी कहा जाता है लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ, हालांकि संविधान में कानून में कहीं ऐसा नहीं है। मीडिया ने अपने कार्य के कारण ये दर्जा प्राप्त किया था। मीडिया ने अपनी पारदर्शिता, समाज के मुद्दों को उठाने के कारण, समाज के बीच में रखने की साहस के कारण उसको सोमोटो ये अधिकार मिल गया। तो आप लोग जगह जगह सुनते होंगे कि प्रेस जो है, मीडिया है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये उसने अपने कार्य के परिणाम स्वरूप पाया था। कहीं लिखा पढ़ी में कहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो जन सामान्य मंच में ये जो चतुर्भुज है, ये क्यों ये इस कार्य को कर रहा है? कोई ना कोई तो पीड़ा है हम लोगों के अंदर। सेवा में थे तो जो बन पड़ता था करते रहे। इसके बाद फिर तन मन धन से ये पढ़ लेकर के आप दोनों हमारे वरिष्ठ एसके सिंह साहब और जीवकांत झा साहब जो है दिल्ली से आए हुए हैं। आज ही सुबह ट्रेन से फिर चले जाएंगे। हरिद्वार गए, जहाँ भी जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम ऐसे ही आके दिल्ली में कर लिया, हरिद्वार में कर लिया और आपके झांसी में कर लिया और फिर जाके सो गए। निरंतर इस पर चिंतन मनन और कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं कि कैसे इसको परिणत तक पहुंचाया जाए। हम नींव के पत्थर बने, इस पर भवन हो गए, नई पीढ़ी आकर के इस पर कोई कार्य करे, क्योंकि बहुत ही विकट और विषम परिस्थिति है। और ये हम बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं। नैरेटिव ऐसा फैलाया गया है, ऐसा व्यामोह में फंसा दिया गया है, शेष हम गर्त की तरफ लगातार जा रहे हैं। भारत की दशा किसी भी क्षेत्र में आप सोच लीजिए संतोषजनक नहीं है। मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा, जीवकांत जी ने ज्यादातर विषयों को रख दिया, लेकिन अब जिस भी क्षेत्र में दीजिए, शिक्षा है तो चौपट है, स्वास्थ्य है तो चौपट है, मीडिया है तो चौपट है, प्रशासन है तो चौपट है, राजनीति है तो चौपट है। कोई खड़ा होकर, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, व्यक्ति 1, 2, 4, 500 सब क्षेत्र में होंगे। जीवकांत जी ने धर्म सत्ता, राज सत्ता, अर्थ सत्ता, समाज सत्ता सबकी बात कर दी। समाज भी चौपट है, क्योंकि समाज में अगर ये कुवत होती, ये बात चाह रहा होता, तो हिम्मत क्या है लोगों की, ये चाहे जितने बड़े हो। अभी दिल्ली में प्रतिबंध लगा था ना कि साहब गाड़ियों को तेल नहीं मिलेगा जिनकी आयु 10 वर्ष हो गई है। जनता चिल्लाई, फिलहाल तो अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया, आगे जो भी होगा। तो समाज की आवाज में ताकत है, लेकिन नेता भैया वही करेगा जब उसे ये लगेगा कि इस कारण से मेरी कुर्सी खतरे में हो सकती है। और जब तक उसको ये महसूस नहीं होगा,
अन्ना हजारे से बड़ा आंदोलन इस देश में हो सकता है क्या? आप सब लोग उस आंदोलन के साक्षी होंगे, मीडिया में देखा हो कितना बड़ा आंदोलन था वो। और किस बात के लिए आंदोलन था? लोकपाल के लिए था कि विभिन्न संस्थाओं से भ्रष्टाचार बंद हो, इसीलिए था ना। क्या परिणाम हुआ? दो सरकारें बदल गई। दिल्ली के स्तर पर आम आदमी पार्टी आ गई और राष्ट्रीय स्तर पर जब वैकेंसी आई उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, और जब भी कोई बड़ा आंदोलन होगा तो जो भी सत्ता में होगा उसके अगेंस्ट जाएगा, तो बीजेपी आ गई। लेकिन जो मांग थी अन्ना हजारे जी की, उसका क्या हुआ? तो हम इस परिस्थिति में हो गए। अंग्रेजों के समय में तो आंदोलन करने पर असर पड़ जाता था। मालवीय जी ने आंदोलन किया, अंग्रेजों ने शर्त मानी कि अब नए बांध नहीं बनेंगे गंगा जी में, लेकिन हमारे इन काले अंग्रेजों ने लगातार अब बांध बांधना शुरू कर दिया, बांध बन रहे। अंग्रेजों ने इस बात को मान लिया था, आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी को। ये सारी चीजें ऐतिहासिक तथ्य है। गंगा जी रह कहां गई हैं? कुंभ में तो महाराज जी पानी इसलिए नहीं नीला होता है, शारदा नहर का पानी आता है। कहा जाता सब हरिद्वार से छोड़ा गया, हरिद्वार से छोड़ा गया, बांध से छोड़ा गया, पहुंचने में कितने दिन लगेंगे पानी को? आप कल्पना कर लीजिए। हम लोगों ने जब नदी संवाद का कार्यक्रम किया, प्रेस को संबोधित कर रहे थे प्रयागराज में, तो वहां पर मीडिया वालों ने भी यही कहा, ये पानी यहाँ कहां से जाता है? उन्होंने पूछा कितने दिन में आएगा? अगर हरिद्वार से पानी छोड़ दिया था, बांध से पानी डैम से छोड़ दिया जाएगा, तो संगम कितने दिन में पहुंचेगा? वो पहुंचेगा नहीं, पूरा मेला निकल जाएगा, वो नहीं पहुंचेगा। क्योंकि वो बाढ़ का पानी तो नहीं होता ना कि ठेला ठेलम करते हुए चला है जो है। तो शारदा नहर में है। अभी पर्यावरण पर बातें हुई, जितेंद्र जी को बधाई, इनको बहुत से पुरस्कार भी मिल रहे हैं, कई रिकॉर्ड्स इनके नाम दर्ज हो चुके हैं। उसका ये बड़ा भारी आयोजन भी करने वाले हैं 13 अगस्त को, ये झांसी के लिए, 13 जुलाई को जी, झांसी के लिए गौरव की बात है। हम सब भी जितेंद्र तिवारी बन सकते हैं क्या किसी किसी क्षेत्र में? जन सामान्य मंच अनेक बिंदुओं को लेकर के चल रहा है, उसमें क्या हम लोग किसी बिंदु को लेकर के जितेंद्र तिवारी की भूमिका में आ सकते हैं क्या? ये आत्ममंथन, आत्मावलोकन हम लोगों को करना चाहिए। समय की बात हो रही थी, कार्यक्रम के लिए बताया गया कि मैं समय से आ गया था, क्योंकि मैंने एक प्रसंग पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद के शिकागो में सम्मेलन के बाद उनकी कीर्ति विश्व में फैली और विभिन्न देशों से उनको संबोधन के लिए आमंत्रण आने लगे। तो जब लंदन से उनको आमंत्रण मिला और वो जा रहे थे, तो मार्ग में वो सोचते जा रहे थे कि आखिर ब्रिटिशर्स में ऐसी कौन सी बात है जिससे पूरे विश्व में उनका शासन चल रहा है। हम आप जानते हैं कि उनके राज्य में सूर्य नहीं डूबता था। उन्हें लगा कोई तो ऐसी योग्यता होगी उनके नागरिकों में। याद रखिए, नागरिकों में। शासक तो आपके बीच से जाते हैं, शासक तो आप ही बनाते हैं। जब राजतंत्र था तब भी आपका ही योगदान था। देखने में भले वो परंपरागत चला आता हो, लेकिन बिना जन समर्थन के कोई राज्य भी नहीं चल सकता, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे प्रजातंत्र हो, या कोई भी तंत्र हो। तो स्वामी जी ने उस प्रवास के दौरान जो चीजें देखी, उस 4 बातों का उल्लेख करते हैं जो उन्होंने ब्रिटिश के नागरिकों में पाई। हमें यह देखना है कि क्या हम में वो हैं क्या? हम क्या अपने राष्ट्र को महान बना सकते हैं क्या? क्या विश्व गुरु का पद जो हमारे पास था कभी, वो पुनः हम लौटा सकते हैं क्या? या सिर्फ अपने पूर्वजों के बारे में ही गाते बजाते रहेंगे और हमारा कोई दायित्व नहीं? स्वामी जी बताते हैं कि जो उन्होंने योग्यताएं देखी, उनमें पहली थी पंक्चुअलिटी, समयबद्धता, समय के प्रति समर्पण, प्रतिबद्ध होना। जिस समय पे जो कार्य शुरू होना है तो होना है। बहुत छोटी छोटी चीज, अपना हम मूल्यांकन करते चले। दूसरा जो उन्होंने देखा अनुशासन। जो व्यक्ति अनुशासन में होता है उसे कभी शासन में नहीं रहना पड़ता। शासन का तात्पर्य, यदि हम अपना जीवन अनुशासित व्यतीत कर रहे हैं तो हमारे ऊपर बाहर के रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं हमको नियंत्रित करने के लिए, वो हमारे ऊपर लागू नहीं हो। हम हेलमेट लगा के चलते हैं, गाड़ी के पेपर ठीक ठाक हैं, कार चला रहे तो सीट बेल्ट है, तो ट्रैफिक रोकेगी हमको तो हम साफ बता देंगे, बात खत्म, हम पर कोई चालान या जुर्माना नहीं लगेगा। तो पहला उन्होंने पंक्चुअलिटी यानी समय के प्रति समयबद्धता, प्रतिबद्धता,
दूसरा अनुशासन, तीसरा आज्ञा पालन की योग्यता। यानी जो आज्ञा आपको मिल रही है वो आज्ञा जहां से भी हम लेते हैं, परिवार में है अपने बुजुर्गों से लेते हैं, अपने आचार्यों से लेते हैं, अपने गुरुओं से लेते हैं, और शासन प्रशासन का कोई अंग है तो अपने वरिष्ठों से और सरकार से लेते हैं, और उससे भी ज्यादा जो विधि और विधान है उससे लेते हैं, क्योंकि सरकार भी विधि और विधान से आई है। सरकार भी यदि विधि और विधान के विरुद्ध कोई कार्य करने को कहती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम विधि विधान का पालन करेंगे, ना कि सरकार के तुगलकी फरमानों का पालन करेंगे। आदरणीय पांडे जी कह रहे थे वही जीवन जिया है हमने, उसको चाहे कोई जो कुछ कहे, क्योंकि सरकार भी उन्हीं नियम कानून से, तुम नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हो, मुझसे नहीं करा सकते हो, सीधी सी बात। तो आज्ञा पालन की योग्यता, ये आज्ञा पालन की योग्यता थी कि कुछ समय 1 महीने चिट्ठी को लंदन जाने में लगता था पानी के जहाज से, भारत से, और उनके आईसीएस और आईपी अफसर्स यहाँ पर गाजीपुर, उन्नाव जैसे छोटे छोटे जिलों में कलेक्टर और कप्तान हुआ करते थे। कल्पना करिए, अभी कल मेरे पास एक मैसेज आया कि भैया हमारी बहू का ट्रांसफर आरबीआई के तहत हुआ है, कानपुर उसमें होना था लेकिन उन्नाव हो जा रहा है। अब कानपुर से उन्नाव की दूरी कितनी है? और वो अंग्रेज है। और चौथी चीज राष्ट्रभक्ति। आपने इतिहास पढ़ा होगा, क्या किसी अंग्रेजी सिपाही ने कभी मुखबिरी की अंग्रेजों के खिलाफ? हमारे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में एक भी उदाहरण आपको अंग्रेज के प्यादे द्वारा भी आपके लिए, यानी अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के आंदोलनकारियों को किसी ने भी मुखबिरी नहीं की। और हमारे यहाँ राजे महाराजे से लेकर के पता नहीं कौन कौन, उसमें तो संविधान निर्माता भी। तो हमें ये 4 कैरेक्टर यदि वास्तव में हमें चित्ता है, और ये हम इन 4 को अपना करके भले हम राष्ट्र को महान न बना पाए, अपने को तो बना सकते हैं। सबको ये जितेंद्र जी को कितनी खुशी नहीं हो रही होगी। आज बहुत गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है कि अंग्रेजों के पहले हिंदुस्तान में अदालतें नहीं होती थी और देश चलता। आज़ादी के पहले प्रदूषण की और नदियों की प्रदूषण की इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन आज है। आज़ादी के पहले समाज में भी इस प्रकार का कोई ऐसा नहीं था कि लोग एक दूसरे के लिए आपस में सत उड़ाते थे, बल्कि एक दूसरे का पालन करते थे, रक्षण करते थे। तो ऐसा क्या हो गया इतनी जल्दी से? 1 शताब्दी में नहीं हम एक संविधान से चल पाए। कितने संशोधन करने पड़े, कितने संशोधन करने पड़े, ये बताएंगे विषय। यद्यपि मेरी अपनी पृष्ठभूमि भी वहीं से है। मदन मोहन मालवीय जी के विश्वविद्यालय मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिल गया, और मैं जिनकी गद्दी का उत्तराधिकारी हूँ वो भी संविधान निर्माताओं की 12 व्यक्ति वाली टीम के एक सदस्य आचार्य रघुनाथ विनायक जी। संविधान निर्माताओं के एक व्यक्ति होते थे, तो मैं उनका उत्तराधिकारी भी। और जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान का जब चर्चा होती थी, मुझे आचार्य जी के पास तो बैठने का अवसर मिलता था, तो बहुत बार वो यही कहते कि जो लिखा गया था BN राव के द्वारा, जो ड्राफ्ट दिया था BN राव ने, BN राव को भुलाने का एक कारण ये है कि उनके ड्राफ्ट को तोड़ मरोड़ दिया, अस्वीकार कर दिया। वो इसलिए कर दिया कि भविष्य में सत्ता किसी एक परिवार के नाम केंद्रित हो जाए। एक व्यक्ति की सत्ता, एक परिवार की सत्ता कैसे बहुत समय पर इस देश पर शासन करे, जब विचार ये आ गया तो BN राव लो हो। एक महापुरुष
जिसने सपना सजाया था कि मेरा देश वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चलेगा, भारत पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा, हम ऐसी एक व्यवस्था देंगे कि पूरा विश्व उसका अनुकरण करेगा, वो सब अब हमारे लिए सपना बन गया। आज जरूरत है उन प्रबुद्ध नौजवानों के, नव युवकों को आगे आने की, जो इस पर बहस कर सके और शक्ति प्रदर्शन और बल प्रदर्शन से भारत के संविधान को BN राव के ड्राफ्ट को लाने का काम कर सके। ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ खो चुके हैं। हम तो अध्यात्म में भरोसा करते हैं, बहुत बार ऐसा हो चुका है भारत भूमि पर। भारत भूमि में मैंने बहुत देखा, और जिनकी चर्चा हमारे पत्रकार जी कह रहे थे, हम लोगों को तो युगों से खाया गया। जो प्रबुद्ध वर्ग था सनातन का, उस सब ने हर युग में उनको ही खाया, भोजन बना लिया। आज भी गाय और ब्राह्मण भी भोजन ही है। तो हम अध्यात्मवादी यही मान लेते हैं, जब जब होवे धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा।